हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ही ना कर रही हूँ, बहुत लेट से कर रही हूँ। तो आप लोगों को तो सब्र नहीं होता होगा, है ना, एलियन को देखने का, हालिडा को। तो अब मैं पार्ट 13 लेके आ चुकी हूँ, तो अब आप लोग को सब्र करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम लोग स्टोरी के अंदर। और हाँ गाइस, इसमें है ना शैतान भी आने वाला है, उसकी स्टोरी के बारे में बताने वाला है। तो चलते हैं स्टोरी में, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बारिश वाले दिन एक कैरेज महल के सामने आकर रुकी। एलियन ने अपनी मुस्कुराती हुई माँ का घर वापस आने पर स्वागत किया। फिर हमें हालिडा का दिखाया जाता है। वो अपना नया लीजेंडरी मैड इक्विपमेंट पहनकर हालिडा इतनी तेज़ी से काम कर रही थी कि वह अपने सारे काम बहुत जल्दी पूरा कर रही थी। फिर हमारी हालिडा कहती है, सच में गेम में सबसे अच्छे गियर होना ही सबसे बड़ी बात थी। तभी हालिडा को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिलता है कि पैट्रिक को एक सहायक के रूप में जोड़ दिया गया है। हालिडा ने सोचा कि शायद रोज़ी फिर से लोगों को भर्ती कर रही है। अब अंडरवर्ल्ड के 2 और आदमी भी जुड़ गए थे, जो दूसरों के साथ गलत काम करने में लगे हुए थे। उधर जहां एलियन की बर्थडे पार्टी होने वाली थी, हालिडा पर अचानक स्प्रिंकल सिस्टम का पानी गिर पड़ता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उसके कपड़े फिर भी सूखे रहें। तभी जो है ओलिविया आती है, जो काउंट की पर्सनल मेड थी। उसने हालिडा को चेतावनी दी कि बिना खास अनुमति के उसे यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। फिर हमें हालिडा का रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपना बाल सुखा रही होती है और कुछ देर पहले ही पानी के तेज़ प्रेशर के बारे में सोच रही होती है। तभी जो है एलियन वहाँ आता है। उसे देखकर हालिडा को लगता है कि आज ये इतना तैयार व्यार होकर क्यों आया है, इतना सज धज के। उसने फिर हमारा जो एलियन है वो बताता है कि आज सुबह अपनी माँ का स्वागत किया है उसने। फिर उसने हालिडा से कहा कि उसकी माँ खाना खाने से पहले उसके साथ चाय पीना चाहती है और उसका इंतज़ार कर रही है। यह सुनकर हालिडा उनके पास जाने लगी, लेकिन उसके मन में थोड़ा डर था। वह पहले एलियन से इतना डरती थी, काउंटेस इतना डरती थी, फिर अब उसकी माँ आखिर उसके साथ और एलियन के साथ चाय क्यों पीना चाहती थी। जब हालिडा वहाँ पहुँची और उन्हें हेलो किया, तो काउंटेस ने खुशी और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। हालिडा उनके साथ चाय पीने वाली जगह पर जाने लगी, लेकिन उसके मन से वह अजीब सा डर बिल्कुल नहीं जा रहा था। चाय पीते हुए काउंटेस प्रिसिला ने हालिडा को उनके समर हाउस में आने की अनुमति देने का फैसला किया। भाई, हमारी हालिडा तो वेकेशन का नाम सुन के उसका दिल पूरा गार्डन गार्डन हो गया। बेचारी पूरा पहले से इमेजिन करने लगी कि वेकेशन पे वो क्या क्या करेगी। लेकिन तभी एलियन ने अचानक उसकी अनुमति रद्द कर दी। माँ और बेटे दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। प्रिसिला नक्शा खोलकर हालिडा को वहाँ जाने की अनुमति देने लगी और एलियन तुरंत नक्शा बंद कर देता है। दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि हालिडा के साथ ज़्यादा समय कौन बिताएगा। हमारी हालिडा को तो दोनों माँ बेटा पसंद करने लग गया। प्रिसिला हालिडा से कहती है, हालिडा तुम बताओ, इसे छोड़ो, ठीक है। हालिडा फिर हमारी क्या ही कर सकती है, वो तो अब एलियन का बात ही मानेगी, क्योंकि वो उसकी पर्सनल मेड है ना। वो कहती नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। इसके बाद प्रिसिला ने उस चाय के सेट की बहुत तारीफ़ की जिसे वे इस्तेमाल कर रहे थे। एलियन ने लैटिसा से कहा कि जिसने भी यह चाय का सेट बनाया है, तैयार किया है, उसे ज़रूर इनाम दिया जाए, ठीक है। उसने कहा कि उस इंसान को चीज़ों की अच्छी समझ है। लेकिन हालिडा जानती थी कि यह चाय का सेट खुद एलियन ने अपनी माँ के लिए तैयार किया था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि एलियन यह बात खुद क्यों नहीं बता रहा था। कमरे का माहौल धीरे धीरे बहुत भारी और अजीब हो गया। हालिडा को तो बिल्कुल सांस ही नहीं आ रहा था। प्रिसिला और एलियन दोनों ऊपर से सामान्य और खुश दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रिसिला के मन में अभी भी एलियन के लिए डर और नफरत थी। जब प्रिसिला वहाँ से जाने लगी, तो एलियन ने उसका रुमाल वापस उसके हाथ में देने की कोशिश की, लेकिन प्रिसिला अचानक चीख पड़ी और उसके हाथ से रुमाल झटक कर दूर कर दिया। उसके चेहरे पर एलियन के लिए साफ नफरत दिखाई दे रही थी। हालात और ख़राब ना हो, इसलिए हालिडा ने जल्दी से अपना ध्यान दूसरी तरफ करने की कोशिश की। इसी चक्कर में उसके हाथ से एक चाय का कप गिर गया। हाँ, इससे उसके 800 गोल्ड कम हो गए। लेकिन हालिडा पहले से ही इतनी गरीब हो चुकी थी कि अब उसे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एलियन तुरंत उसके पास आया और उसकी मदद करने लगा। उधर प्रिसिला लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में वापस पहुंची। वह बहुत तेज़ी से सांस ले रही थी और बुरी तरह परेशान थी। कांपते हुए उसने अपनी मेड ओलिविया से कहा कि उसका मन उस घिनौने दानव का गला दबाने का हो रहा था। तभी ओलिविया ने अपने मालिक को बताया कि हालिडा ने टूटे हुए स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में पता लगा लिया है। यह सुनकर काउंटेस बहुत परेशान हो गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, आखिर हालिडा ने उस समय उसकी मदद की थी जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन साथ ही उसने कहा कि बहुत जल्द भगवान के न्याय का दिन आने वाला था।
फिर हमें साइड स्टोरी के बारे में बताया जाता है। साइड स्टोरी स्टार्ट होती है, इसमें हमारे शैतान के बारे में बताने वाला है। उसी की कहानी है ये। सबसे पहले सर्वशक्तिमान ने एक ऐसी रचना बनाई थी जो बहुत ही सोच समझकर बनाई गई, एक खूबसूरत मूर्ति जैसी थी। उसका शरीर बुराई से भरा था, लेकिन उसके पास पवित्र पंखें थी। वह ना पूरी तरह स्वर्ग का था और ना ही नर्क का। एक पवित्र अस्तित्व को अपवित्र करने के पाप के कारण जो कभी पवित्र था वह नर्क की सबसे गहराई में जा गिरा। इसके बाद उसने खुद अपने पंख निकाल दिए और नर्क को ही अपना घर बना लिया। गाइस कुछ ज़्यादा ही इसमें नहीं लिखा है, ऐसा लग रहा है इतना हिंदी है क्या ही बोले, लेकिन क्या करें यहाँ इतना शायरी जैसा लिखा हुआ है। जिसका नाम था शैतान, और वह नर्क की सारी शक्तियों का मालिक था। नर्क की सबसे गहरी जगह पर जब शैतान अपने बगीचे में पौधों की देखभाल कर रहा था। बताओ गाइस, शैतान भी पौधा लगाता है, वाह। वो अपने उसका पौधा भी शैतान जैसा ही हुआ यार, क्या पता। तभी उसकी शिष्य लिलिथ ने अचानक उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शैतान के मुकाबले वह अभी भी करीब 1000 साल छोटी थी। 1000 साल, ओ माय गॉड। इसलिए वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है शैतान से। शैतान का पहले ही मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन ये हेल का किंग बन सकता था, लेकिन ये बनता नहीं है। और ये है कमांडर हेल का, और ये है हमारी लिलिथ, जिसने शैतान को कर्ज दिया था क्योंकि ये इससे प्यार करती थी ना, इसलिए दोनों बातें करने लगते हैं। तभी पता चलता है कि बेल्ज़ेबूब ने शैतान के एक बेहद प्यारे फूल को जलाने की कोशिश की थी। इस वजह से शैतान बहुत गुस्सा हुआ था। अगर लॉर्ड ने उसे रोका नहीं होता तो शायद वह बेल्ज़ेबूब को भी नहीं छोड़ता। तभी एक डेमोनिक फ्लावर चीखते हुए शैतान की तरफ आता है, लेकिन शैतान तुरंत उसे शांत कर देता है। लिलिथ को समझ नहीं आता कि शैतान इन पौधों से इतना प्यार क्यों करता है, लेकिन शैतान को उल्टा लिलिथ पर दया आती है कि वह इन पौधों की खूबसूरती समझ ही नहीं पाती। इसके बाद लिलिथ उससे पूछती है कि अगर वह यहाँ सबसे पावरफुल है तो फिर हेल का नया लॉर्ड क्यों नहीं बन जाता। लेकिन शैतान को थ्रोन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह अपने प्लांट्स को छोड़कर कैस्टल में बंद होकर नहीं रहना चाहता था, और वह उन प्लांट्स को कैस्टल में ले भी नहीं जा सकता था क्योंकि बाकी डीमंस उनके कारण एक एक करके ख़त्म हो सकते थे। लिलिथ को ये भी समझ नहीं आता कि शैतान को ऐसा कोई काम करने से क्यों रोका जाता है जिससे हेल में और चाउस फैल सकता हो। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर था कि शैतान उसे अभी भी एक बच्ची की तरह ट्रीट करता था। आखिर वह कोई छोटी बच्ची नहीं थी, वह 500 साल पुरानी डेविल थी और 6 बार मेटामॉर्फोसिस से गुजर चुकी थी। लेकिन शैतान ने उसके लव कन्फेशन को भी कभी सीरियसली नहीं लिया था। वह उसे याद दिलाता है कि इस बारे में वे पहले भी बात कर चुके हैं। उसके हिसाब से लिलिथ की फीलिंग्स सिर्फ चाइल्डिश इन्फ्लुएटेशन थी, असली लव नहीं, ऐसा उसका कहना था। हमारे शैतान का। जब शैतान कहता है कि लिलिथ तो उसे खाना तक चाहती है तो वह शर्मिंदा हो जाती है। वह मानती है कि ऐसा चाहती तो है, लेकिन सच में ऐसा करने वाली नहीं है। फिर लिलिथ ने उसे समझाया कि सबसे ताकतवर डीमन की तरफ आकर्षित होना एक राक्षस की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और क्योंकि वह सबसे ताकतवर महिला राक्षस थी, इसलिए वह चाहती थी कि शैतान भी उसे पसंद करे। लिलिथ बार बार शैतान से अपना लव कन्फेशन करते रही कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन शैतान तो सख्त लौंडा है ना, इसीलिए बोलता है कि मेरे समझ से परे ये सब, ठीक है। बाद में लिलिथ अपनी इस बेइज्जती और रिजेक्शन की शिकायत लेकर यूरेनॉम के पास गई। यूरेनॉम ने पूछा कि कहीं शैतान का दूसरे राक्षसों में कोई दिलचस्पी ना होना उसकी आदि फरिश्ता वाली विरासत की वजह से तो नहीं है। असल में यूरेनॉम की भी शैतान में दिलचस्पी थी। यूरेनॉम जो था उसे भी शैतान में दिलचस्पी था क्योंकि वह उसकी ताकत से प्रभावित था। लिलिथ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह अपने गुरु शैतान के बारे में यूरेनॉम को गलत बोलने नहीं देना चाहती थी, लेकिन यूरेनॉम ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर ही चोट कर दी। उसने उसे याद दिलाया कि शैतान ने आज तक एक बार भी उससे यह नहीं कहा था कि वह उससे प्यार करता है। फिर यूरेनॉम ने लिलिथ को शैतान का प्यार पाने का एक तरीका बताया। उसने कहा कि उसे अपने पिता यानी मौजूदा नर्क के राजा से जाकर कहना चाहिए कि उसे भी नर्क का शासक बना दिया जाए। अगर वह नर्क की शासक बन गई तो पद के हिसाब से वह सबसे शक्तिशाली राक्षस बन जाएगी, और तब शैतान सिर्फ उसका होगा। ये बात सुनने के बाद तो लिलिथ पूरा खुश हो गई और वो सोचने लगी कि अब तो शैतान सिर्फ उसका ही होगा, और वो पूरा ब्लश करने लगती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है किंग हेल का हेल किंग का, जो कि बोल रहा होता है
कि तुम लॉर्ड नहीं बन सकती। वो साफ मना कर देता है लिलिथ को। उसका कहना था कि अभी लिलिथ के लिए थ्रोन संभालने का समय नहीं आया है और शैतान को उनकी जाति के किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। 1 साल बाद लिलिथ ने वॉर की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि उसके पिता थ्रोन देने को तैयार नहीं थे, इसलिए उसने फैसला किया कि वह थ्रोन खुद छीन लेगी। उसने वेयरवुल्व्स, हेलहोंड्स, आयरिट, सर्बेरियर्स और फायर गाइंड्स जो भी है जैसी शक्तियों को अपनी तरफ कर लिया और फिर अपने पिता के खिलाफ ऐसी वॉर शुरू की जो सदियों तक चलती रही। शैतान भी अपने पैक्ट की वजह से उसके खिलाफ लड़ रहा था। उस पैक्ट के अनुसार उसे करंट रूलर और उसके हायर के प्रति लॉयल रहना था और वह किसी और के साथ नया पैक्ट नहीं कर सकता था। शैतान को अपनी प्यारी पुपिल के खिलाफ लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन लिलिथ को उसे लड़ते हुए देखना बहुत पसंद लग रहा था। उसकी विनाशकारी शक्ति उसे बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब लिलिथ अपनी चाकू लेकर शैतान को अपने कब्जे में लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, तभी उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। अगर वह सही तरीके से समय आने पर भी हेल की रूलर बन जाती, तब भी शैतान पहले ही हेल छोड़ने का योजना बना चुका था। उसे खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगा, लेकिन उसने अर्थ जाने का फैसला किया क्योंकि हेवन उसे वापस स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर लिलिथ हंसने लगी और सोचने लगी कि वे बेकार इंसान शैतान को कभी खुले दिल से स्वीकार नहीं करेंगे। वह उसे खुद से दूर जाने नहीं देने वाली थी। लेकिन शैतान की बात ने उसके सामने एक कड़वी सच्चाई रख दी। शैतान कभी उसका था ही नहीं और वह किसी का भी नहीं था। लिलिथ इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। उसने अचानक खुद को घायल कर लिया, खुद को चाकू मार लिया और शैतान पर एक कर्ज डाल दिया। यह कर्ज उसने सदियों से बैटलफील्ड में हर बार शैतान को देखने के साथ साथ जमा करती आ रही थी। अब शैतान उसके प्यार से बच नहीं सकता था। इस कर्ज की वजह से वह उसे अर्थ पर भेजने में कामयाब रही, जहां शैतान को एडियन के बीमार और कमज़ोर शरीर में रहना पड़ा। उधर महल की नौकरानियां आपस में धीमी आवाज़ में बातें कर रही थी कि यंग मास्टर ने जन्म के बाद से एक बार भी रोया नहीं था। जब भी एडियन वहाँ से गुजरता, कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगते थे। काउंट भी उसे अपना ऑफिशियल हायर बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। सिर्फ उसे देखने भर से ही लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह इंसान ही नहीं है। लेकिन प्रिसिला अपने बिस्तर पर पड़े बेटे एडियन को बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसने प्यार से एडियन से कहा कि वह उसके साथ एक क्रीटॉन का पेड़ लगाएं। दोनों ने मिलकर पेड़ लगाया। हालांकि पेड़ थोड़ा टेढ़ा हो गया था। प्रिसिला ने अपने बेटे को बहुत प्यार दिया और भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे एडियन जैसा बेटा दिया। उसके लिए एडियन उसका ब्लेसिंग था, उसका एंजल था। लेकिन एडियन जानता था कि उसकी माँ जिस गॉड से प्रार्थना करती है उसके बारे में वह कुछ नहीं जानती थी और वह यह भी नहीं जानती थी कि एडियन असल में क्या था। एडियन को हमेशा अपनी इंसानी माँ थोड़ी अलग और अनोखी लगती थी, लेकिन उसकी माँ की गर्मजोशी भरी बाहों और बाहर के इस सुहाने मौसम से उसे कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि यह खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि एडियन जानता था कि झूठी खुशियाँ आखिरकार एक दिन टूट ही जाती है। एक दिन हेड प्रीस्ट ने प्रिसिला से कहा कि शायद उसके बेटे की क्रॉनिक इलनेस का कारण डीमन वर्शिपर्स हो सकते हैं। उसने बिशॉप द्वारा ब्लेस्ड हॉली वाटर भी प्रिसिला को दिया और कहा कि अगर वह यह पानी एडियन को पिला देगी तो उसके शरीर में मौजूद किसी भी डेमोनिक शक्ति को खत्म किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही एडियन ने हॉली वाटर पिया, वह अचानक दर्द से तड़पते हुए गिर पड़ा। प्रिसिला को पिछली बातें याद आने लगी। उसे पूरा यकीन था कि एडियन को उसके गर्भ में ही बपस्ती दिया गया था। मतलब होता है ना गाइस, वो शुद्धिकरण वही होता है, वो किया गया था। तो फिर उस समय उसे कुछ क्यों नहीं हुआ था। उसका दिल बैठ गया। उसे शक होने लगा कि शायद उसके असली बेटे को उसकी जानकारी के बिना किसी और चीज़ से बदल दिया गया था। छोटा एडियन अपनी माँ से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन प्रिसिला ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने एडियन को अपने पास आने से भी मना कर दिया। वह अब इस घिनौने क्रिएचर को अपना बेटा नहीं मानना चाहती थी। उसने चिल्लाकर एडियन से कहा कि वह मर जाए और वापस हेल में चला जाए, जहाँ से वह आया था। तभी काउंट यानी एडियन के पिता वहाँ आ गए और उन्होंने पूछा कि आखिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। प्रिसिला रोते हुए उन्हें समझाने लगी कि एक डीमन ने उनके बेटे का रूप ले लिया है। वह अपने पिता से अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाने लगी और कहने लगी कि शायद उनका असली बेटा कहीं इस दुनिया में भटक रहा होगा। लेकिन काउंट ने उसकी बात नहीं मानी।
उसे प्रिसिला की यह बात बिल्कुल बकवास लगी। उसने कहा कि कोई डीमन एलियन जैसे इतने कमज़ोर शरीर में कैसे रह सकता है, बल्कि उसने तो यह तक कह दिया कि अगर उनका बेटा सच में डीमन होता तो शायद वही बेहतर होता। इसके बाद काउंट ने नौकरानियों को आदेश दिया कि प्रिसिला को वहाँ से ले जाएं। प्रिसिला को घसीटकर बाहर ले जाया जा रहा था और वह लगातार चीख चिल्ला रही थी। जाते जाते उसने कसम खाई कि एक दिन वह खुद अपने हाथों से एलियन को मार डालेगी। बेचारा एलियन, यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है अपने एलियन के लिए। बेचारा कितना मुश्किल से अपना बचपन गुजारा होगा, है ना गाइस। उस दिन के बाद से एलियन अकेले ही गार्डन में जाने लगा। वह अपनी माँ के साथ बिताए उन सभी पलों को याद करता था जब उसकी माँ उसकी देखभाल करती थी और हमेशा कहती थी कि वह उसके साथ रहेगी। उसे वह पल भी याद आया जब उसकी माँ घबराकर रो रही थी। उस समय एलियन बस उसका हाथ पकड़ना चाहता था। वह सोचने लगा कि इस दुनिया में रहने वाली हर चीज़ या तो ब्लैक है या वाइट, लेकिन वह खुद ग्रे था, ना तो पूरी तरह किसी एक तरफ और ना ही दूसरी तरफ। यही साइड स्टोरी यहाँ ख़त्म होता है साइड स्टोरी। एलियन ने खुद को पानी में गिरा दिया, लेकिन पानी की तेज़ लहर उसे बाहर ऊपर ले आई। लिलिथ के कर्ज की वजह से उसका प्यार उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दे रहा था। डेथ भी उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। यह लिलिथ के कर्ज की सज़ा थी। उस घटना के बाद एलियन 7 साल की उम्र तक अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहा। वह लगातार थका हुआ, कमज़ोर, अकेला और दर्द में रहता था। उसे लगा कि अगर वह मर भी नहीं सकता तो कम से कम उसे इस असहनीय दर्द से छुटकारा पाना होगा। और इसी वजह से उसने महल में 5 लोगों को मार डाला। उन्हें मरते देखकर उसे ना तो गिल्टी महसूस हुआ और ना ही कोई दया। उसने इंसानी शरीर में रहते हुए उन्हें बहुत करीब से देखा था, इसलिए उसे उनकी ज़िंदगी की कोई ख़ास वैल्यू नहीं लगती थी। उसके लिए इंसान बहुत थे और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इस्तेमाल किए जा सकते थे। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक बेहद परेशान करने वाली मेड से हुई। वह लड़की उसकी हिप्नोसिस से प्रभावित ही नहीं होती थी। एक अजीब बेबाक और बहुत बोलने वाली इंसान। एलियन सोचने लगा कि क्या वह सच में उसकी नेचुरल एनिमी है। उसे लगा कि शायद यह फैट था, जिसकी वजह से उसकी क्यूरियोसिटी धीरे धीरे इस इंतज़ार में बदल गई कि आखिर यह लड़की कितने समय तक उसके सामने टिक पाएगी। लेकिन आखिरकार हेलिडा ने अपने एक अलग ही तरीके से एलियन को समझने वाली पहली इंसान बनने की जगह बना ली। वह ऐसी पहली इंसान बन गई जो बाकी सभी लोगों के चले जाने के बाद भी एलियन के साथ रहने वाली थी। एलियन को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हेलिडा समाज के घटिया लोगों के प्रति भी थोड़ी सी एफिनिटी दिखाएं। कैडन और ग्रोवर को उसने सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे डर था कि हेलिडा को बहुत बड़ा शौक लग सकता है। उसने उन्हें जिंदा छोड़ने को हेलिडा की फीलिंग्स के लिए अपनी छोटी सी जेनरोसिटी माना। लेकिन जिस दिन जॉयन, वो बूढ़ी औरत गाइस, आप लोग तो जानते ही होंगे, ने हेलिडा को पुकारा अपने मदद के लिए, तब एलियन उसे मार ही नहीं पाया। उसे पहली बार खुद पर शक होने लगा कि क्या वह अब कभी किसी और इंसान को मार भी पाएगा। उसे फिर से अकेला होने का डर लगने लगा था। उसे डर था कि हेलिडा, जो खुद एक डरी हुई इंसानी लड़की थी, कहीं उसे छोड़कर ना चली जाए। हेलिडा अब उसके लिए ऐसी इंसान बन चुकी थी जिसके बिना वह रह ही नहीं सकता था। धीरे धीरे एलियन की अंधेरी और राख जैसी दुनिया पहले से ज़्यादा रंगीन होने लगी थी और उस दुनिया के बीचों बीच अब हेलिडा थी। उधर प्रिसिला कुछ समय के लिए वहाँ से दूर चली गई थी। वह मुख्य धर्मगुरु के पास पहुंची और उन्होंने पूछा कि आखिर वह चीज़ क्या है जो उनके बेटे का रूप लेकर रह रही है। मुख्य धर्मगुरु ने बताया कि गॉड की विज़न के जरिए उसे हेल में हुए एक बहुत बड़ी वॉर के बारे में पता चला है। उस वॉर में कुछ डेविल्स अपनी पावर खो बैठे थे, इसलिए उन्हें बचने के लिए इंसानों का रूप लेकर अर्थ पर आना पड़ा। पहले चर्च ने गॉड के नाम पर डीमंस के खिलाफ वॉर्स लड़ी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चर्च को फेथफुल लोगों की मदद और डोनेशंस पर डिपेंड करना पड़ता है, इसलिए उन्हें चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से देखना पड़ता है। वे इतनी प्रीसियस हॉली वाटर बेकार में खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे सिर्फ हाई रैंकिंग चर्च ऑफिशियल्स ही बना सकते हैं। हालांकि उन्हें पता था कि अर्थ पर आए डेवल्स पहले की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन गॉडेस की प्रोफेसी में एक बात सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। उसमें कहा गया था वह एलियन है, लेकिन फिर भी एलियन नहीं है। मुख्य धर्मगुरु भी इसका पूरा मतलब नहीं समझ पाया। प्रिसिला रोने लगी। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका असली एलियन एक बहुत प्यारा और दयालु बच्चा है। उनके साथ बिताया हर पल अब उन्हें सिर्फ एक डरावने नाइटमेयर जैसा लग रहा था। वह बार बार सपने में एलियन को ख़त्म करने की कोशिश करती थी और हर बार वही डरावनी यादें उनके सामने आ जाती थी।
उन्हें लगता है कि अगर एडियन ख़त्म हो गया तो तभी उन्हें आज़ादी मिलेगी। इधर एडियन हालिदा के हाथ से टूटे हुए गिलास टूटे हुए गिलास का कप गिलास का कप नहीं यार गाइस, कप चाय का कप की वजह से जो चोट लगा था उसको, वह उस पर मलहम पट्टी कर रहा था, ऐसा कह सकते हैं। हालिदा सोच रही थी कि वह एडियन से कहना चाहती है कि वह उसकी माँ की तरह उससे डरती नहीं है। फिर उसने एडियन को बाहर वॉक पर चलने के लिए कहा। एडियन ने बहुत प्यारे तरीके से कहा, अगर मेरे साथ तुम हो हालिदा तो मैं कुछ भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर हालिदा का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से कहा कि एडियन को पब्लिक में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना लोग उनके रिश्ते को लेकर गलत समझ सकते हैं। हालांकि अंदर से उसे उसकी फ्लर्टिंग इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी। एक हफ्ते बाद हालिदा सुबह उठती है। आज उसे एडियन के बर्थडे ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी थी। तैयार होने के बाद वह ब्रोकन स्प्रिंकल्स को देखने जाती है। उसे समझ आता है कि स्प्रिंकलर्स का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि अगर एडियन जैसा कमज़ोर इंसान उसके सामने आ जाता तो उसके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता था। तभी डॉक्टर ह्यूबर्ट वहाँ आता है। पता चलता है कि उसे अब मैनर से निकाल दिया गया है। हालिदा एक पल के लिए सोचती है कि शायद उसे भी ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन ह्यूबर्ट कहता है कि हालिदा को उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह किसी को खुद बताने नहीं वाला। उसे खुद लगता है कि शायद जल्द ही उसके साथ भी बुरा होने वाला है, और अगर उसके साथ कुछ हुआ तो उसकी वाइफ को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। हालिदा को ये सुनकर काफ़ी हैरानी होती है, क्योंकि जिस डॉक्टर ने अपने मरीजों की मौत से फ़ायदा कमाया था वह असल में अपनी वाइफ से सच्चा प्यार करता था। इसके बाद हालिदा एडियन के लिए उसकी मॉर्निंग मेडिसिन लेकर आती है। तभी उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि एडियन के क्रॉनिक हेडेचेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। एडियन अपना सिर हालिदा के स्टोमच पे टिका देता है। वह थोड़ा परेशान होता है कि उसका पार्टी में जाने का मन नहीं है, वो ऐसा कह रहा होता है। उसे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत शोर होता है और सब कुछ परेशान करने वाला लगता है। तब हालिदा कहती है कि उसे बर्थडे पार्टीज पसंद है, क्योंकि बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वे उस इंसान के जन्म को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और जब एडियन को पता चलता है कि हालिदा खुश है कि वह पैदा हुआ था तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। हालिदा फिर उसे बताती है कि हॉली वाटर वाली घटना से पहले काउंटेस प्रिसिला उसके लिए बहुत केयरिंग और लविंग मदर थी, इसलिए उसे पार्टी में जाना चाहिए, कम से कम अपनी माँ के लिए ही, क्योंकि हालिदा जानती थी कि एडियन अभी भी अपनी माँ की परवाह करता है। ये बातें सुनकर एडियन का हेडेच भी कम हो जाता है। फिर एडियन अचानक कहता है कि हालिदा को अपना कमरा उसके कमरे के बिल्कुल पास कर लेना चाहिए। गाइस देखो फिर से स्टार्ट हो गया हमारा एडियन। हालिदा फिर से उसके हैंडसम फेस को देखकर लगभग मान ही जाती, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे काम के बाद क्लॉक आउट भी करना है, इसलिए वह मना कर देती है। अब एडियन के बर्थडे की तैयारियां शुरू हो जाती है। हालिदा को हर तरह के काम करने पड़ रहे थे, वह लगातार काम में लगी हुई थी। तभी उसे नोटिस होता है कि ओलिविया उसे बाकी मेट से कहीं ज़्यादा काम दे रही है। हालिदा को शक होने लगता है कि आखिर इसके पीछे क्या चल रहा है। वह कहती है कि वह एडियन की पर्सनल मेड है, इसलिए उसके ऊपर इतने एक्स्ट्रा काम नहीं होने चाहिए। लेकिन तभी प्रिसिला वहाँ आती है और वह बहुत प्यार से हालिदा से कहती है कि आज के लिए ओलिविया की बात मान लो। हालिदा कुछ कह पाती उससे पहले ही प्रिसिला चली जाती है, लेकिन उनके जाते ही एमिली वहाँ आ जाती है और हालिदा के कामों में उसकी मदद करने का फैसला करती है। आखिरकार बर्थडे पार्टी शुरू होती है। एडियन कुछ वर्ड्स बोलना शुरू करता है, तभी हालिदा नोटिस करती है कि स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिव होने लगा है और अगले ही पल हॉली वाटर पूरे गेस्ट्स के ऊपर गिरने लगता है। उधर प्रिसिला अजीब तरह से हंसने लगती है। वह चाहती थी कि सभी लोग एडियन के उस चेहरे को देखें जिसे वह अब एक डीमन का चेहरा मानती थी। वह एडियन को बार बार मर जाने के लिए कहती है और फिर वह अपने हाथ में एक नाइफ निकाल लेती है। हालिदा तुरंत एडियन की रक्षा करने के लिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाती है, लेकिन प्रिसिला खुद को नुकसान पहुंचा लेती है। खुद पे स्टेप कर लेती है चाकू से और वहाँ पूरा खूनी खून हो जाता है। और प्रिसिला जो है वो रोते हुए कहती है मेरे प्यारे एडियन, ऐसा कहती है। फिर उसके बाद हालिदा तुरंत एडियन को उसके कमरे में वापस ले जाती है। वहाँ हालिदा उसके ऊपर पड़े ब्लैंकेट्स हटाने की कोशिश करती है और देखती है कि होली वाटर की वजह से एडियन की हालत लगातार बिगड़ रही है। उसका पूरा जो स्किन होता है वो सब भी जल चुका था। उसका मर्डरस इंटेंस भी बढ़ते जा रहा था। हालिदा समझ जाती है कि अगर ये
और बढ़ा तो वह खुद भी खतरे में पड़ सकती है। एक पल के लिए उसके मन में वहाँ से भाग जाने का ख्याल आता है, लेकिन फिर वह रुक जाती है। वह सोचती है कि अगर उसे कुछ हो भी गया तो कम से कम एडियन बच जाएगा, लेकिन एडियन उसे खुद से दूर कर देता है। वह हेलिडा से जाने की विनती करता है क्योंकि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और जैसे जैसे हेलिडा उससे दूर होती है एडियन का मर्डरस इंटेंट कम होने लगता है। फिर वह रोने लगता है और हेलिडा को उस चीज़ की याद दिलाता है जो उसने उसे दी थी, एक ऐसा हथियार जिससे ज़रूरत पड़ने पर वह उसे रोक सकती थी। एडियन उससे बस एक ही बात कहता है, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला हूं तो मुझे रोक दो, मुझे ख़त्म कर दो। हाँ ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय गाइस।